लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेंज आया है बच्चों, अब औरतें बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं। मुबारक हो, women are working in the fields but still they are doing the second job as well. नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाई गई, फोकस किया गया नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन पे, लेकिन वो काम नहीं ढूंढ रहा, वो नहीं करना चाहता, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, वो उसकी चॉइस है। परिवार है, ये शकल है, देखो स्मार्ट बन के आया है, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, तेनु काला चश्मा जशदानी करके आया है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन इन विच मैं आपको एक लैंड का टुकड़ा देती हूँ, कुछ पैसे देती हूँ और मशीन देती हूँ और कहती हूँ चलो इस पे बिजनेस चलाओ, लेकिन आपको चलाने के लिए लोग यानी कि इंसान नहीं देती। तो क्या आप अपना बिजनेस चला सकते हैं? विल यू बी एबल टू रन अ बिजनेस विदाउट ह्यूमन, विदाउट लेबर, विदाउट पीपल? नो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो मैं आपको इस चैनल पे, हमारे ऐप पे एसएसटी के सभी विभागों को पढ़ाती है, इको, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आज का लेक्चर आप समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स दिख भी गया होगा कि पीपल एज अ रिसोर्स का होने वाला है। हम यहाँ पे बात करेंगे एक इंसान एक रिसोर्स कैसे बन सकता है और ये बाकी रिसोर्सेज को कैसे वैल्यूएबल बनाता है। लेकिन उससे पहले 2025-26 के सेशन में हमने हमारे लेक्चर्स में कुछ चेंजेस लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी वन शॉट्स तो इस वाले चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन कुछ तो अलग करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो क्या अलग किया हमने एक ही लेक्चर में आपको पावर पैक सारा कंटेंट दिया, एक्सप्लेनेशन भी, एमसीक्यूज भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी और होमवर्क क्वेश्चंस भी। और साथ ही साथ मैंने हर एक लेक्चर की शुरुआत में बोलती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन जो सबसे पहले करेगा उनको मैं शाउट आउट दूंगी अगले लेक्चर में। बस सबसे पहले हमने कौन सा लेक्चर किया? व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी, जिसका शाउट आउट मैंने दिया द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। अब द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का शाउट आउट मिलेगा आपको आज पीपल एज अ रिसोर्स में। तो भाई सबसे पहले उन बच्चों को थोड़ा सा यार अप्रिशिएट कर देते हैं और फिर हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस का सबसे सही आंसर दिया था इन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने दिया था, कोई भी निराश नहीं होगा, बारी आपकी आएगी, एक एक करके आएगी। ये रैंडम उसमें से 5 से 6 बच्चे हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है और कुछ कमी भी है जो मुझे बतानी है। देखिए सबसे पहले आंसर दिया है मोनिका जी ने। मोनिका जी वेल डन, आपने दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं और आपने कहा है आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। आंसर था सी फार्मिंग एंड दूसरे का भी आंसर था सी डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट वॉज श्रेया गुप्ता। श्रेया गुप्ता ने भी दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए, लेकिन एक कमी है इन आंसर्स में। कमी है कि बेटा आपको ऑप्शंस भी लिखने हैं, सी सी, ये ऑप्शंस लिखने अच्छे रहते हैं, मार्क्स कटने की संभावना कम हो जाती है, तो ऑप्शंस भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। ठीक है जी, अपने आंसर शीट में। नेक्स्ट वॉज नीवा। नीवा वेरी यूनिक नेम, दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक थे, इन्होंने ऑप्शंस भी लिखे हैं। नेक्स्ट वॉज राजवीर। राजवीर ने भी छोटी सी यही गलती की है कि ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वॉज श्रीकांत। वेल डन श्रीकांत, आपने भी दोनों के दोनों आंसर सही लिखे हैं, बस ऑप्शंस नहीं लिखे। एंड लास्ट वॉज वैभव। वैभव ने दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं और ऑप्शंस भी लिखे हैं। वेल डन मेरे सभी प्यारे बच्चों, और जो भी बच्चे रह गए हैं उनको इन वाले वन शॉट के नीचे जल्दी से आंसर देना है और नेक्स्ट वन शॉट में शाउट आउट लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए वापस आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। बच्चों जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि लैंड, मशीन्स, मनी या और भी कोई इनपुट्स आपके वैल्यूएबल नहीं रहते जब तक आप उन्हें यूटिलाइज नहीं करते, यानी कि आप मतलब ह्यूमन उसे यूटिलाइज नहीं करता। और यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एक इंसान एक रिसोर्स कैसे बनता है, हम उसे एक रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, आगे के लिए कैसे उसे केपेबल बना सकते हैं और कैसे ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बच्चों पालमपुर चैप्टर बहुत सारे बच्चों का बस पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है और कई स्कूल से इसको पीरियोडिक में भी कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो फाइनल्स का चैप्टर नहीं है। पीपल एज अ रिसोर्स फाइनल्स तक में आएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज अ रिसोर्स। बच्चों इससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिसोर्स क्या होता है। हमने रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एनीथिंग which satisfies human need is a resource। ऐसी कोई भी चीज
जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे वो क्या होती है? रिसोर्स। लेकिन जब हमने थिंग बोला तो यहाँ पे एक जीता जागता इंसान कैसे आ गया? एक इंसान, पीपल कैसे रिसोर्स बन गया? तो बच्चों, पीपल as a resource is a way of referring to a country's working people. ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी जनरेट कर रहे हैं, पैसा जनरेट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स से, अपनी एजुकेशन से, अपनी हेल्दीनेस से, वो कहलाते हैं रिसोर्स फॉर दैट कंट्री। वो कहलाते हैं एक रिसोर्स। अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इज इट लाइक लैंड और लेबर? क्या ये लैंड और लेबर की तरह है? इट इज मोर देन दैट। नहीं नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इज इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर? इट इज मोर देन दैट। तो भैया ये आपको क्या बता रहे हैं? क्या पैसा है या कोई चीज है? क्या है ह्यूमन? ये रिसोर्स कैसे बनता है? तो पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, वो लोग जो वर्किंग क्लास में आते हैं, जो काम करने की क्लास में आते हैं, उन्हें कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। नाउ बाय कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करके, एक सेकेंड, नाउ प्रोडक्ट, अब क्लियर है ना? मुझे लग रहा था कुछ ब्लर हो रहा है, अब क्लियर है? So by contributing in productivity, the human resource plays a significant role in the economy of our country. हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करके, यानी कि प्रोडक्शन करके। एनी अदर रिसोर्स बिकम यूजफुल ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय ह्यूमन रिसोर्स। बेटा कोई भी एक रिसोर्स वैल्यूएबल, जैसे देखो अभी ये पानी एक रिसोर्स है, ऑफ कोर्स ये पानी एक रिसोर्स है, लेकिन अगर ह्यूमन कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये पानी धरा का धरा रह जाएगा। एक मोबाइल फोन, एक एसी का रिमोट, एक एसी, एक स्टाइलस, एक स्मार्ट बोर्ड, ये रिसोर्स पड़ा का पड़ा रह जाएगा अगर उसको इस्तेमाल या उसको यूजफुल बनाने के लिए हम ह्यूमंस नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्स। जैसे हम घर, गोल्ड, अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स, और हमें उससे रिटर्न मिलता है, वैसे ही एक ह्यूमन में इन्वेस्ट करके रिटर्न मिलता है। आज आपके माता पिता आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? वो आपको एजुकेट कर रहे हैं, राइट? वो आपको हेल्दी बना रहे हैं, राइट? दे आर पुटिंग यू इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे कैन, दे आर लाइक रोमिंग अराउंड यू, बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, बेटा। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर इन्वेस्टिंग इन यू सो दैट व्हेन यू विल ग्रो अप यू अर्न एंड यू यील्ड अ रिटर्न। आप लोग एक रिटर्न दोगे अपने माता पिता को, बूढ़ेपन में सहारा दोगे अपनी एजुकेशन से और अपनी हेल्दीनेस से। दे एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू एजुकेशन। आप उनको एजुकेट कीजिए, आप उनमें ट्रेनिंग दीजिए और आप उनकी हेल्थ अच्छी कीजिए। दैट्स हाउ अ ह्यूमन बिकम अ रिसोर्स। सॉरी। नाउ अ पर्सन विद बेटर एजुकेशन यूजुअली अर्न्स बेटर, ऑफ कोर्स usually earns better. अब exceptions are always there. डॉली चाय वाला जीप दिखा कर करके पैसा कमा गया, लेकिन बेटा ये बहुत टेम्परेरी चीज है, लॉन्ग टर्म ये चीजें नहीं चलती। मोर ओवर अ हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव। अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा, डोले शोले होंगे, फिट होगा, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएगा अनहेल्दी पर्सन से। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। और हाँ, यहाँ इमेज में भी आपको क्या बताया जा रहा है? हेयर इज ए ह्यूमन कैपिटल, द डॉक्टर, द टीचर, लाइक ये देखिए ये टेलर है, ये ह्यूमन कैपिटल है। दे आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग। नाउ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे हम इनपुट्स डाल रहे हैं बेटरमेंट का, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ टेक्नोलॉजी, जो हमने पालमपुर चैप्टर में पूरा पढ़ा, कैसे उसके आने से एक फिक्स, एक स्कार्स जमीन पे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितना रेवोल्यूशन आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे ह्यूमन कैपिटल काफी इस्तेमाल होती है
and they are responsible for using the machineries available and making the machineries as well. अब हम बात करेंगे दो स्टोरीज के बारे में. एक तरफ है सकल और एक तरफ है विलास, जिससे हम समझेंगे एक इंसान रिसोर्स कब बनता है या कैसे बनता है. तो स्टोरी ऑफ सकल क्या कह रही है, मैं ये वाली इमेजेस ऐसे इसलिए एज इट इज लगाती हूँ ताकि आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हो, सो दैट यू कैन रिलेट. नाउ देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल. ठीक है, दो भाई थे, दो दोस्त थे, और वो सेम विलेज में रहते थे जिसका नाम था सीमापुर. सकल एक 12 साल का बच्चा था. हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, वो घर के कामकाज संभालती थी. उनके जो पापा थे बूटा चौधरी, वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे. सकल अपनी मम्मी की हेल्प करता था घर के कामों में. ऑल्सो वो अपने यंगर भाई बहन जीतू और सिस्टर सीतू को भी संभालता था. उनके जो चाचा जी थे श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम. उसके चाचा जी ने 10वीं का एग्जाम पास किया था. मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10वीं. बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस, लेकिन वो खाली बैठे हुए थे, कोई जॉब नहीं थी उनके पास. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. दोनों माता पिता बूटा और शीला अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे. किसको? सकल को. दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइन. उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में डाला गांव के ही. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. उसके पापा ने उसको आगे स्टडीज के लिए भी भेजा. ही रेज्ड द लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर. व्हाट आर वोकेशनल कोर्सेज? वोकेशनल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो सिर्फ थियोरी के अलावा प्रैक्टिकल भी सिखाएं. तो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल उसको सिखाया, नॉलेज दी कंप्यूटर की उसके पिताजी ने आगे. एंड सकल वॉज मेरिशियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग. और वो शुरू से ही काफी अच्छा एक होनहार बच्चा था, पढ़ाई में काफी उसका ध्यान था. With great vigor and enthusiasm he completed his course. तो बहुत ज्यादा enthusiasm के साथ, बहुत ज्यादा eagerness के साथ उसने कोर्स कंप्लीट किया. After some time he got a job in a private firm. उसको एक जॉब मिल गई एक कंपनी में. He even designed a new kind of software उसने वहां के लिए बनाया, जिसकी वजह से उसके कंपनी की सेल्स बढ़ी और उसे प्रमोशन भी मिला. उसके बॉस ने उसका काम देखा और उसको रिवॉर्ड किया प्रमोशन देके. राइट, उसको प्रमोशन दिया. ठीक है भाई, ये तो थी सकल की कहानी. सकल की कहानी में आपने क्या पढ़ा कि वो एक बच्चा था, वो एक 12 साल का बच्चा था. उसकी माता भी घर का काम करती थी, पिताजी एग्रीकल्चर फील्ड पे थे, माता जी की ये हेल्प करता था. माता पिता ने जबरदस्ती इनको स्कूल में भेजा. वो अच्छा बच्चा था पढ़ाई में भी, उसने स्कूल में बहुत अच्छा किया. फिर आगे उसने वोकेशनल कोर्स किया कंप्यूटर का, और फिर उसकी जॉब लग गई. और जॉब लगने के बाद उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया. सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसको काफी सराहना मिली और उसको प्रमोशन भी मिला. दूसरी तरफ है विलास. विलास एक 11 साल का बच्चा है, सेम ही विलेज में रहता है जहां सकल रहता है. विलास के पापा एक फिशरमैन थे, लेकिन वो जब वो खुद 2 साल का था वो मर चुके थे. उनकी मम्मा गीता वो मार्केट में फिश बेच के पैसा कमाती थी थोड़ा बहुत, और उससे ही ये लोग घर चलाते थे. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby मंडी, जिसकी वजह से उसको बस 150 रुपए प्रतिदिन का मिलता था फिश बेच के. विलास को एक बीमारी हो गई जिसका नाम था एथलेटिस. उसकी मम्मी उसकी दवाइयां, उसके डॉक्टर का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाती थी. वो स्कूल भी नहीं जाता था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. वो पढ़ना भी नहीं चाहता था. वो अपनी मम्मी की हेल्प करता था कुकिंग में और अपने छोटे भाई मोहन को देखने में. आफ्टर सम टाइम उसकी मम्मी भी बीमार पड़ गई और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं था. कोई भी उनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं करता था. विलास को भी जबरदस्ती उसी विलेज में फिश बेचने जाना पड़ा. ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मेगर इनकम. मेगर मतलब काम चलाओ, छोटी सी, नाम मात्र. वो भी एक थोड़ी सी इनकम कमाने लगा. ये रहे सकल और विलास जी की, ये विलास की परिवार है, ये सकल है. देखो स्मार्ट बन के आया है, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, तनु काला चश्मा जशदानी करके आया है. So what you have learned from the story of सकल and विलास, what you have learned? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में उसका फायदा होगा. अगर सकल के माता पिता उसे स्कूल ना भेजते, उसके बाद उसे कंप्यूटर कोर्स ना कराते, तो क्या वो ये रिटर्न ले पाता? नहीं. तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर रिटर्न चाहिए. एक बच्चा भी with investment made on her education and health can yield a higher return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. तो एक बच्चा भी अगर उस इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, अपने माता पिता का पैसा, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, तो वो भी समाज में अच्छा करेगा, सोसाइटी में अच्छा करेगा.
इसी के आगे पैराग्राफ था एक आपकी एनसीईआरटी में, कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, रिच, they import the natural resource needed in their country. How did they become rich and developed? उन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, सबसे ज्यादा जापान जैसी कंट्रीज ने क्या किया, ह्यूमन में इन्वेस्ट किया, लोगों में इन्वेस्ट किया, लोगों में इन्वेस्ट करने के बाद बाकी रिसोर्सेज में पैसा लगाया जिसको ह्यूमंस ने चलाया। ठीक है जी, चलिए, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पेरेंट्स। बच्चों, एजुकेटेड पेरेंट्स जनरली एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं और अपने बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के तहत। एजुकेटेड पेरेंट्स एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपने बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है। वर्चुअस साइकिल एक गुड साइकिल होती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेटेड पर्सन विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तो ये वर्चुअस है। वहीं विशियस अलग होता है। एक अनएजुकेटेड पेरेंट्स ना तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना उनको इंटरेस्ट होगा करने में, तो ये एक विशियस साइकिल बना देगा, ये एक विशियस साइकिल बना देगा। वर्चुअस मतलब गुड साइकिल, गुड रिजल्ट्स इन गुड, यानी कि एजुकेटेड हेल्दी पर्संस विल इन्वेस्ट इन देयर किड्स एंड विल यील्ड अ बेटर रिटर्न। और वहीं अनएजुकेटेड अनहेल्दी पेरेंट्स जो होंगे वो इनकी वैल्यू भी नहीं समझेंगे और इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो ये हो गई विशियस साइकिल। ओके, ठीक है, चलते तो यार ये जो रेड लाइट्स है इसमें माता पिता के साथ बच्चे भी भीख मांग रहे होते हैं, यही तो है विशियस साइकिल। चलिए, अब मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जस्ट फॉर यू ऑल टू मेमोराइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स से हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों, कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जिससे हम पैसा बनाते हैं, हम पैसा बनाते हैं। इसके 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बच्चों, प्राइमरी को प्यार से एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी रिसोर्सेज आते हैं जो नेचुरल होते हैं और उनको फिर एक्सप्लॉइट करके कह लो रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब इसमें आती है और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बाकी सेक्टर्स को। फिर आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स बनते हैं वो यहाँ आते हैं और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से गेहूं आएगी तो यहाँ पे गेहूं की ब्रेड बन जाएगी, बिस्किट बन जाएंगे, पास्ता बन जाएगा, पिज्जा बेस बन जाएगा, कुलचा बन जाएगा आटे का। यहाँ पे ये वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है जो लोग यूज कर सकते, राइट, जो लोग यूज कर सकते हैं। फिर आता है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम प्यार से सर्विस सेक्टर भी बुलाते हैं बच्चों। ये एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पे जो भी सामान बना या यहाँ पे भी बना वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, एक ट्रक में, ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस सेक्टर। कॉल करके आप कोई सामान बेच रहे हो, वो हो गया कम्युनिकेशन इज अ सर्विस सेक्टर। टीचिंग इज अ सर्विस सेक्टर, डॉक्टर इज अ सर्विस सेक्टर, इंजीनियर इज अ सर्विस सेक्टर। ऐसा सेक्टर जहां पे कोई गुड्स हम हाथ में ना बेच रहे हो, हम अपना समय देके, अभी मैं आपको अपना टाइम दे रही हूँ, अभी ये जो 1 सवा 1.5 घंटे का लेक्चर होगा ये मैं आपको अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, सर्विस हो गई। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी को काफी सपोर्ट करता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर सब आते हैं। फिर आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी जिससे पैसा अर्न नहीं होता, जैसे कि एक्टिविटीज जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन, सोसाइटी या रिलीजियस पर्पसेस के लिए की जाती है, जैसे कि घर पे खाना बनाना, चैरिटी के लिए वर्क करना, या फिर कहीं पे जाके सेवा वॉलंटियरिंग करना। नो मॉनेटरी गेन कंट्रीब्यूट्स वेल बीइंग एंड सोशल बॉन्ड, सोशल वेलफेयर में ये कंट्रीब्यूट करती है या ये सेल्फ अपने लिए होती है। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करती है और इसीलिए इनको बोला जाता है मार्केट एक्टिविटी। क्या बोला जाता है, मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि ये मार्केट एक्टिविटी है, ये मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रही है एंड पैसा अर्न कर रही है। नाउ मार्केट और नॉन मार्केट में डिफरेंशिएशन दे दिया बेसिस के साथ, अगर एग्जाम में आ जाए। मतलब क्या होता है, ये एक्टिविटीज होती हैं
पैसा कमाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्न प्रॉफिट, और इसका होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सोसाइटी वेलफेयर। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे अगेन पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं एक्सचेंज हो रही। यहाँ पे मोनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन यहाँ पे यूजुअली मोनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होती या बहुत मिनिमल अमाउंट में होती है। एग्जाम्पल हो गए एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, जो भी। जैसे इसमें तो आप ये भी दे सकते हो, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। वही नॉन मार्केट में क्या हो गया, अ टीचर टीचिंग हर चिल्ड्रन। अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो फीस चार्ज नहीं करेगी, लेकिन बाहर स्कूल में पढ़ाएगी तो पैसे चार्ज करेगी। नाउ डिविजन ऑफ लेबर अमंग मेन एंड वुमेन। अब एक टॉपिक आता है जहां पे हमें ये बताया जाता है कि औरतों के साथ बहुत सारा भेदभाव होता है। बच्चों, मैं मानती हूँ कि अब जमाना बहुत बदल गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले के जमाने में औरतें घर का काम और मर्द बाहर का काम करते थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेंज आया है बच्चों। अब औरतें बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं। मुबारक हो, अब औरतों पे डबल प्रेशर है। अब वो बाहर का भी काम कर रही हैं और वो घर का भी काम कर रही हैं। और मतलब ऑफ कोर्स चेंजेस तो आए हैं कि औरतें बाहर का काम करने लग गई हैं, लेकिन ये कोई चेंज नहीं बोलता कि वो घर आके घर का भी काम कर रही हैं। लेकिन आदमी लोग बाहर का ही काम कर रहे हैं इन 80% ऑफ द केसेस। आई एम टेलिंग यू, ऐसा ही होता है। जितना भी एडवांस घर हो, जितना भी कुछ हो, हमारी मम्मी भी हमें बचपन में सिखाती थी, बेटा जितनी भी कामयाब हो जाएगी, रोटी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। वो मुझे ये सिखाती थी, हम लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि जितने भी हाई फाई घर में तू चली जाएगी, कोई भी रोटी किसी मेड के हाथ पे नहीं खाना पसंद करता। अंटिल अनलेस आप इतने बोल्ड हो, क्या आप बोल दो मैं नहीं कर रही, जो करना है कर। हमारी ऐसी परवरिश नहीं है, हम ऐसे बोलते नहीं है, बट जनरली ऐसा ही होता है कि औरतों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बट वो चेंजेस के साथ साथ वो पुराने अपने कर्तव्य भी निभाती चली जा रही हैं। और ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ये बाहर के कामों में भी है। दे आर वर्किंग लाइक टक्कर से टक्कर देके, बट स्टिल दे आर अर्निंग लो। यही बताया गया है इस टॉपिक में। द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन ऑफ लेबर इन अ फैमिली। एक औरत जब बीमार पड़ती है, ठीक है, दवाई आती है, खाना आता है, लेकिन एक औरत अपने आप उठती है क्योंकि उसका बच्चा उसको देखना है, उसको कमरा सेट करना है, उसे कुछ जो भी काम करने हैं, वो लेटी नहीं रह सकती पूरी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक आदमी लेटा रह सकता है या रहता है, मतलब उसके पास इतनी नेचुरली आदमी लोगों के दिमाग में इतनी टेंशन नहीं होती कि अरे ये चादर नहीं झड़ी, अरे 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 उसको कपड़े नहीं पहनाए मैंने अपने बेटे को। उनमें ये नेचुरली नहीं होता, और वुमेन्स में ये नेचुरली पावर होती है कि वो सारा काम खुद से कर सकती हैं। तो women are not paid for their service delivered in their family. Yes, always women का घर पे काम करना is next to no काम करना। A schedule of a working woman, like if she is living independently, generally what she do, she wake up in the morning, like I know my friend, we are living in a joint family and we are 3 women in a family, तो वो work divide हो जाता है। But my friend is living in a joint family, her mother-in-law is not like वो काम इतना अच्छे से नहीं कर सकती हैं, तो what she do, what is her schedule? सुबह उठती है 8 बजे, ब्रेकफास्ट बनाती है सबका, लंच की तैयारी करती है, अपनी बेटी को उठाती है, छोटी बेटी है उसकी, 2-3 साल की बेटी, वो नहलाती धुलाती है, तैयार करती है, उसके साथ बातें करती है। ऑफिस जाने का टाइम होता है, उसकी नाइट शिफ्ट है, तो 3-4 बजे वो निकलती है, लंच वंच सबको करा के निकलती है ऑफिस, और रात का डिनर बना के, रोटियां भी बना के अपनी बेटी को साथ लेके जाती है। उनके ही एमएनसी में, उनकी ही कंपनी में उनकी बेटी के लिए, मतलब बच्चों के लिए एक एरिया होता है जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। रात को 2-3 बजे तक उसकी शिफ्ट है, उसके बाद वो घर आती है, 4 बजे सोती है, सुबह 8 बजे फिर उठ जाती है। क्या स्लीप साइकिल है, क्या है, आके खुद खाना गर्म करके खा रही होती है, क्या लाइफ है। वो बाहर का भी काम कर रही है, वो घर का भी कर रही है। तो दिस इज, लेकिन वही एक आदमी जब काम कर रहा होता है वो सिर्फ काम कर रहा हो। ये डिवीजन अभी तक हमारे समाज में खत्म नहीं की गई है। दिस इज द टॉपिक। एक औरत meant to do household work. Women generally look after household chores and men generally work in the fields like that. But now women are working in the fields, but still they are doing the second job as well. So double pressure. Also the household work done by women is not recognized in national income. Of course, देश की इनकम में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता इस काम का। So
सिंपल सा टॉपिक था, women are earning less than men because some people believe women are like less powerful. प्रोडक्टिव वर्क में तो women को कम पैसा मिलता ही है, और जो माइंड वर्क है उसके अंदर भी they are doing double shift. If in morning they are going to office and working, in evening they are actually doing the household chores. Now another topic is इस चैप्टर का हाईलाइट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. बच्चों मम्मी बोलती होंगी टमाटर ले आ सही क्वालिटी के लाइयो, है ना. बट मम्मी बोलती होंगी कपड़े ले आ सही क्वालिटी के लाइयो. यार इंसानों की भी क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. एक इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती, वो बिल्कुल नादान होता है. उसको तो ये भी नहीं पता उसकी माँ कौन है, उसके पिताजी कौन है, उसको तो ये भी नहीं पता कि हंसना कैसे है, रोना कैसे है, उसे ये भी नहीं पता कि जो मैं बात कर रही हूँ वो बात क्या है, उसे नहीं पता. बट वी पेरेंट्स इन्वेस्ट इन आवर किड्स, वी एजुकेट देम, वी मेक देम हेल्दी, वी मेक देम संस्कारी, वी मेक देम रिस्पॉन्सिबल, वी मेक देम इंडिपेंडेंट एंड दे बिकम अ बेटर क्वालिटी. मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, उस बच्चे को देखो तमीज ही नहीं है. क्वालिटी, ये क्वालिटी डिसाइड होती है 3 मेजर फैक्टर से. फर्स्ट इज लिटरेसी रेट, सेकंड इज हेल्थ, एंड थर्ड इज स्किल. स्किल इज समहाउ अ पार्ट ऑफ लिटरेसी ओनली, एजुकेशन ओनली. स्किल इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. तो इलिटरेट और अनहेल्दी जो होगा वो क्या होगा, देश के ऊपर लाइबिलिटी, बोझ होगा. लाइबिलिटी मतलब उधार रहेगा उसका समाज के ऊपर, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नहीं कमाएगा, वो अनहेल्दी रहेगा तो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएगा, तो वो क्या रहेगा, लाइबिलिटी. वही एक लिटरेट और हेल्दी जो होगा वो देश के लिए क्या कहलाएगा बच्चों, असेट. वो क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा, फायदा देगा उस इकोनॉमी को, उस कंट्री को, अपने एजुकेशन से, अपनी हेल्दीनेस से. ठीक है, क्लियर है. चलिए सबसे पहले हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में किसकी बात करेंगे, एजुकेशन की. हाँ जी, एजुकेशन क्या होती है, पढ़ाई. हम लोग एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट इनपुट मानते हैं. ये हमने सकल की स्टोरी में पढ़ा कि एजुकेशन ने उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव लेके आए. तो एजुकेशन इनहैंस करता है एक लिटरेसी लेवल को, स्किल लेवल को भी, क्योंकि अगर आप एजुकेट होंगे तो आपका मन करेगा आप और भी स्किल्स आप में आएंगी. ये कल्चर को भी इनहैंस करता है. एक एजुकेटेड पर्सन जब होंगे समाज में तो वो कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन को भी बेनिफिट करेंगे, कि जब आप किसी भी एक समझदार इंसान के साथ बैठते हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाते हो. गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपल. बहुत सारे स्टेप्स लिए गए बेटा सरकार के द्वारा एजुकेशन को बढ़ाने के. Government services to provide universal access to education. It also makes various plans to increase the retention of students. Yes, girls education पे, equality पे, गवर्नमेंट स्कूल्स का खुलना, सेंट्रल स्कूल्स का खुलना, प्लान्स बनने, एजुकेशन को कैसे रखें, एजुकेशन में बच्चों को कैसे बांध के रखें, वो छोड़े ना स्कूल्स, ये सब सरकार बहुत देखती है, बहुत देखती रही है. The plan outlay on education in the first plan was 151 crores. बच्चों हर बार एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट के लिए बात होती है, बजट डिसाइड होता है. तो जब पहला प्लान आया तो उसके अंदर 151 करोड़ की जो साइज था वो सिर्फ एजुकेशन पे लगाने को बोला, और वो 10th प्लान तक आते आते 99,300 करोड़ हो गया. तो एजुकेशन पे बहुत पैसा लग रहा है. पहले एजुकेशन पे खर्चा 0.64% होता था पूरे जीडीपी का. इन 1950-51 की बात है, जो कि अब बढ़ चुका है 3.1% से, और अब 3% पे आ चुका है. तो एक्सपेंडिचर खर्चा भी किया जा रहा है. Then due to constant efforts, the literacy rate has grown from 18 to 85% in 2018. लिटरेसी रेट काफी बड़ी है, पढ़े लिखों की संख्या बहुत बड़ी है. लिटरेसी among males is 16.1% higher than females and is about 14.2% higher in urban areas as compared to rural areas. बच्चों अर्बन एरियाज में अब इक्वालिटी आ रही है, बट स्टिल मेल्स का थोड़ा सा रेशियो अभी भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, केरला. फीमेल्स में, मेल्स में ज्यादा है, लेकिन केरला इज अ स्टेट जहां पे मोर देन 90% लिटरेसी रेट. 90%.
Kerala is the like very educated state, and now updated, Meghalaya is one of the state that has become like inequality. It ब्लंडर कर दिया इन्होंने. वहां पे जब शादी होती है मेघालय में, वहां पे औरतें अपना घर छोड़ के नहीं जाती, आदमी लोग घर छोड़ के आते हैं. मेघालय की बात कर रही हूँ मैं. एंड वहां पे मैक्सिमम जो शॉप्स है उसको विमेन ओन करती हैं एंड विमेन रन करती हैं बिजनेसेस, शॉप्स. तो मेघालय इज अ स्टेट जहाँ पे इतनी इक्वालिटी है, विमेन को काफी ज्यादा ऊपर रखा गया है मेन से. वहां का करिकुलम ही कह लो आप ऐसा, हम करिकुलम यूज करते हैं ना अपनी स्टडीज में, करिकुलम ही वहां का ऐसा है. तो देखा गया है ऐसा मेघालय में. So Kerala has a state more than 90%, while some states have very low literacy level, like Bihar has very low literacy level. Okay, so सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस इन 2010. इसके अंदर था एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, फिक्स्ड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे टू इंक्रीज द इनरोलमेंट रेशियो. इनरोलमेंट रेशियो मतलब कि बच्चे स्कूल में इनरोल हो, बच्चे स्कूल में एडमिशन लें. ब्रिज कोर्सेज भी लाए गए, बैक टू स्कूल कैंप्स भी इनिशिएट किए गए, मिड डे मील भी लाई गई, जिसके अंदर एटलीस्ट खाने के लिए ही माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे. ये इनका मेन मोटिव था. The 10th plan focused on increasing enrollment ratio. Then the strategy is to increase access, quality and adoption of state-specific curriculum to motivate enrollment in higher education. वोकेशनल कोर्सेज भी लाए गए जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें सिखाई गई, मोबाइल्स को ठीक करना, कंप्यूटर्स को चलाना. एंड 10th प्लान में इन्होंने फोकस किया डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एंड आईटी एजुकेशन, जो आज के टाइम पे हिट है. आज के टाइम पे आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा गया. तभी स्कूल में, मतलब माई सन इज इन फर्स्ट क्लास एंड उसकी एआई की बुक है, कोड एआई, तो कंप्यूटर्स लगा दिया है. ऑल्दो स्कूल में प्रैक्टिकल कुछ सिखाते नहीं है फिर. Okay, Samagra Shiksha is a significant step for the school education sector, extending from preschool to class 12th, with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. Preschool से 12th तक का ये एक मोटिव था, जिसके अंदर सभी बच्चों को किताबों से बाहर की दुनिया भी बताई जाएगी. The scheme investigates the school as the continuum from preschool, primary, middle to secondary levels and attempts to ensure inclusive and equitable quality education from preschool to secondary stage in accordance with the sustainable development goals. सारे की सारी चीजें यही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ नॉर्म्स, आइडियाज, नॉलेज, ये सब भी दी जाएगी. And midday meal scheme has been implemented to encourage attendance, improve nutritional status. The gross enrollment ratio in higher education, the age group of 18 to 23 years, is 27% in 2020-21, which would be broadly in line with the world average. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of different kinds of courses, so that not just in elementary, but in secondary and in higher education लोग enroll करवाए, right? There is also focus on distance education, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, वही जा. ये एक टेबल था आपकी एनसीईआरटी में, जिसके अंदर आपको ईयर वाइज नंबर ऑफ कॉलेजेस की कैसे बढ़ रहे हैं देखिए, देन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, देन स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे टीचर्स एंड कॉलेजेस कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये सारा आपको डेटा दिया हुआ है. नाउ 12th 5-year प्लान में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया. 5-year प्लान्स बनाए जाते हैं 5 ईयर के गोल्स पे कि इन अपकमिंग 5 ईयर्स में हम इस चीज को ओवरकम कर लेंगे, और अगर उसमें नहीं कर पाते तो ये कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है, आगे बढ़ जाता है. तो 12th 5-year प्लान में क्या बताया गया, इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्वालिटी एंड अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, कि वही है जो मैंने पीछे पढ़ाया, बस एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया यहाँ पे अलग से मैंने. नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाई गई, फोकस किया गया नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन पे, वोकेशनलाइजेशन और नेटवर्किंग लाई गई. नाउ दिस वाज एजुकेशन. एग्जाम में क्या आता है मैम, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्लेज इन मेकिंग पीपल अ रिसोर्स. जैसे एजुकेशन का रोल आ जाता है, आपको मिक्स एंड मैच करके 3 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं. अभी आगे क्वेश्चन आंसर्स में लाई हुई हूं मैं. हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन अपनी पोटेंशियल को समझेगा और इकोनॉमी के लिए एक असेट बनेगा. यहाँ पे हेल्दी का मतलब अट्टा कट्टा मोटा मोटा नहीं है,
यहाँ पे हेल्दी का मतलब फिट है, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो, बस फिट हो। अनहेल्दी वो लाइबिलिटी होगा, अपने पोटेंशियल को ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज एम्ड इन प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में और अंडर प्रिविलेज क्लासेस को बेटर करने के लिए एफर्ट्स किए गए। गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम में बहुत सारे टायर्स ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो सबसे बॉटम पे होते हैं, कि 5-5 रुपए की पर्ची लेके लोगों की चेकअप करते हैं, लाइक मिनिमल। ये डिस्पेंसरीज होती हैं जो गली वगैरह में बनी होती हैं, रूरल एरियाज में बनी होती है। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो बड़े बड़े तहसील्स या ब्लॉक्स या लेवल्स में पाए जाते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो कि मेजर सिटीज में है और जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे आरएमएल, एम्स, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 67.2 years. बेटा जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन लिव। एक इंसान एवरेज कितना जी सकता है? पहले 45 इयर्स था, अब ये 65 प्लस इयर्स हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के इलाज आ चुके हैं। To over 67.2 years in 2021, 67.2 years हो चुका है। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट 147 से सिर्फ 28 पे आ गया। व्हाट इज इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इन्फैंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ओवर 1000 किड्स। 1 साल से भी कम का बच्चा है, वो मर रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, उसकी डेथ हो रही है, उसे इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। वो भी अब कम हुआ है, कम होना अच्छी बात होती है। केरला का तो सबसे कम है। क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20 एंड डेथ रेट्स टू 6। तो बर्थ रेट भी कम हुए हैं, जो अच्छा है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और डेथ रेट्स भी कम हुए हैं। Within the same duration of time, increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. इंक्रीज इन लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी यही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ जाएगी, लॉन्जिविटी एक इंसान कितना जी सकता है, लंबा जी सकता है, ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिडक्शन इन इन्फैंट मोर्टेलिटी में चिल्ड्रन इन्फेक्शन से बच रहे हैं और बेटरमेंट हो रही है, ये देखा जाता है। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटी। देयर आर ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री and 313 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of medical colleges. The rate at which the population is growing, क्या उसी रेट पे ये कॉलेजेस, ये डॉक्टर्स बढ़ने नहीं, लेकिन नहीं बढ़, ये सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का। डेटा जैसे एजुकेशन में था वैसे हेल्थ में दिया हुआ है ईयर वाइज, के प्राइमरी, देन डिस्पेंसरी, देन बेड्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, कितने पर्सनल नर्सिंग्स देखी जा रही हैं, नंबर्स कुछ एग्जाम में ऐसे जिसमें से नहीं आ। दिस वाज योर हेल्थ टॉपिक। हमने एजुकेशन कर लिया, हमने हेल्थ कर लिया। एज आई टोल्ड यू, स्किल इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों? बेरोजगारी। क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी, जहां पे आप काम नहीं कर रहे होते। तो अनएम्प्लॉयमेंट में इसकी डेफिनेशन पे जाने से भी पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, जो आप कमेंट्स में आंसर देंगे। आर यू गाइज अनएम्प्लॉयड? क्या आप अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हैं? पहली बात तो आंसर हाँ या ना में बोलना है। आपकी मम्मी कहीं भी दूर बैठी हो, आपके पापा कहीं भी लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपकी दादी जी भजन सुन रही हो, उनको आवाज आनी चाहिए मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं है बस स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है। तो हाँ, क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं? हाँ हाँ, डेफिनेशन बताती हूँ, फिर बताना हो कि नहीं हो। जब एक इंसान एक्टिवली जॉब को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही होती है, तब वो कहलाता है अनएम्प्लॉयड। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो? क्या आप जॉब करना चाहते हो अभी 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 9th में? अगर हाँ है आपका आंसर और आप जॉब नहीं कर रहे हो तब भी, तो आप अनएम्प्लॉयड हो। अगर नहीं तो नहीं। तो यानी कि व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब,
but he or she is not getting work, then he or she will be called unemployed. People in the working age क्या होती है? 15 से 59 ईयर्स. इससे पहले चाइल्ड एज होती है और उसके बाद रिटायरमेंट की एज आ जाती है, ओल्ड एज. इसके बीच में only can be termed as unemployed if any one of them is without a gainful employment. तो आप तो वैसे भी इस वर्किंग एज में नहीं आते हो. Okay. Additionally, if a person voluntarily does not want to work, he cannot be termed as unemployed. अगर कोई काम करना नहीं चाहता है और वो इस एज ग्रुप में आता है लेकिन वो काम नहीं ढूंढ रहा, वो नहीं करना चाहता, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा. वो उसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस है. अब बच्चों, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो एरियाज में प्रिवेल करती है, मेजॉरिटी में. ऐसा नहीं है जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है वो अर्बन में नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर वो रूरल में होती है. तो सबसे पहले रूरल में हम 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, फिर हम अर्बन में 1 टाइप की. तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली होती है 3 टाइप की. एक होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. 9 तक 3 ही कर रही है, 11th में जाके आप और करोगे. तो रूरल एरियाज में 2 मेजर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, 2 मेजर अनएम्प्लॉयमेंट होती है. कौन कौन सी, किसी को पता है? किसी को पता है कौन कौन सी होती है ज्यादातर यहाँ पे? है भाई? तो ज्यादातर यहाँ पे होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों को समझेंगे. बड़ा पतला पेन चलता है यार इस पे, है ना, बहुत पतला चलता है. की नोट पे खोलूंगी मैं अगली बार फाइल, ये पीपीटी पे बहुत ही पतला चलता है. चलो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एज द नेम सजेस्ट, ये सीजन में काम और एक सीजन में आराम यानी कि बेरोजगारी होती है. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया, ज्यादातर रूरल में होती है. अर्बन में भी होती है, आइसक्रीम ब्लैंकेट का बिजनेस होता है. तो द फार्मिंग साइकिल इज सीजन बेस्ड, रूरल में फार्मिंग ज्यादा होती है और फार्मिंग एक सीजन बेस्ड होती है, राबी खारिफ. देयर आर सर्टेन मंथ्स जहाँ पे काफी बिजी होता है एक फार्मर अपने फार्म पे, और बहुत सारे ऐसे मंथ भी होते हैं जहां उसके पास काम नहीं होता है. कुछ जॉब्स जो होती हैं वो सीजन पे ही डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लेबर्स, आइसक्रीम सेलर्स, हॉलीडे रिजॉर्ट वर्कर्स और वर्कर्स इन द वुलन गारमेंट इंडस्ट्री बट वर्क इन स्पेसिफिक सीजन्स ओनली. तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो सीजन पे डिपेंडेंट हो उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कहते हैं बच्चों? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जब सीजन खत्म हो जाता है तो वो उनकी जॉब वो खत्म हो जाती है या तो वो किसी और जॉब में चले जाते हैं. दूसरा होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. हिडन मतलब छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए, डिस्गाइज्ड इसका दूसरा नाम है, हिडन और डिस्गाइज्ड एक ही बात है. इसमें क्या होता है बच्चों, ये टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज में होती है. इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल लेंगे एक फैमिली का जिसके अंदर 8 वर्किंग मेंबर्स हैं, 8 काम करते हुए लोग हैं. All of them are working on their farm. अपने ही फार्म पे काम कर रहे हैं. The size of the farm makes it possible to be efficiently managed by 5 persons. देखिए, एक फार्म है, सपोज इस फार्म पे 100 किलो गेहूं उगती है, 100 किलो गेहूं उगती है इस फार्म पे, ठीक है. और यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 5 लोग भी काम करेंगे तो चलेगा, 100 किलो की 100 किलो ही गेहूं बनेगी. उस फील्ड की कैपेसिटी इतनी है. ये तो नहीं है 5 की जगह 8 लोग लग गए तो वो 200 किलो बना देगी या वो 150 किलो बना देगी, नहीं. 5 लोग आराम से वहां पे काम कर सकते हैं. द एक्स्ट्रा 3 persons are not contributing towards any growth in productivity. They are working because they have no other gainful employment. उनके पास और कोई काम नहीं है तो यहाँ पे आके गप्पे मारते मारते काम करना शुरू हो जाते हैं. Their potential could have given better results if utilized elsewhere. अगर वो कहीं और जाके काम करेंगे तो हो सकता है उनको पैसा मिले. Similar situation can also be seen in some family-owned shops, where all the family members may be working in the same shop, but not adding any substantial, result in the output. ये example हो गया disguise का. Rest of the 3 are disguised unemployed. And आप देखो, जब 3 लोग और आ गए, बाकी 5 वाले भी अपने पहले के मुकाबले कम काम करेंगे क्योंकि अब कोई और भी है काम करने के लिए. तो सब के सब अंडर एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे. ध्यान से सुनना, अंडर एम्प्लॉयड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एबल टू टीच 10 hours a day, बट आई एम टीचिंग ओनली 3 hours a day,
मैं 7 घंटे कुछ और काम कर रही हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, घर को देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ 3 घंटे पढ़ा रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम अंडर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे सब के सब 8 के 8 अंडर एम्प्लॉयड भी हैं और 3 डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट की ही जैसी हो जाती है। अब अर्बन एरियाज में कौन सी होती है बच्चों? अर्बन एरियाज में होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ी अजीब अनएम्प्लॉयमेंट है मैम ये तो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री है, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा, अपने लेवल का काम नहीं मिल रहा आपको। The problem of unemployment among the educated youth is very high in urban areas. Nowadays, even highly educated youths like graduates and postgraduates are unable to find job. Some analysis suggested that most of the highly educated youth do not possess employability. ये डेटा कहता है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको काम ही नहीं है उनके पास। But most of the analysts say that it is because of demand supply gap. क्योंकि इसमें क्या है कि डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई है, कंपनी जितनी नहीं बन रही जितने काम करने वाले हैं, तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है। नाउ ये तो हो गया आपका 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, आपने डिस्गाइज पढ़ लिया, आपने सीजनल पढ़ लिया, आपने एजुकेटेड पढ़ ली। अब प्रभाव क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, क्या प्रभाव पड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? तो अनएम्प्लॉयमेंट बेटा जी, अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए काफी ज्यादा ड्रेन हो सकती है यार, उसके दिमाग में दर्द रह सकता है, उसके सर में दर्द रह सकता है कि हाय मेरे पास काम नहीं है, वो गिल्ट में रह सकता है। इट कैन बी फाइनेंशियली एंड इमोशनली ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेंबर्स। उसके फैमिली मेंबर्स उसको ताने दे दे के छोड़ेंगे नहीं कि तू कुछ करता नहीं है, या घर में कैसे पैसा आएगा, अरे राशन भी नहीं है, अरे ये नहीं है। देन लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज अल्टीमेटली अ लाइबिलिटी। एंड ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं होती तो वो लोग क्राइम्स करने शुरू हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन रीजंस क्या हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों होगी, क्यों होती होगी, रीजंस क्या हो सकते हैं बताओ कमेंट्स में। जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और इलिटरेसी है ना भाई, लोग पढ़े लिखे ही होंगे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और लैक ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे स्किल डेवलप हो वो नहीं होगी। ये सारे कारण हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है या कुछ भी। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। तो सबसे बड़ी बात है बेटा, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। इस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, वहां लोग दिखते हैं ज्यादा काम कर रहे हैं बट इतने होते भी नहीं है, बट स्टिल एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। हाउएवर द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड, कम हुए हैं क्योंकि लोग अब सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा जाना शुरू हुए हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल एंड हिडन एम्प्लॉयमेंट भी काफी हाई है। सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते, यहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा लगती है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल सेक्टर इज मोर लेबर इंटेंसिव, जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि आईटी सेक्टर जब से आया काफी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बच्चों एक स्कूल बनता है या एक हॉस्पिटल बनता है या एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो बहुत सारे लोगों को उसमें जॉब मिलती है, बहुत सारे लोगों को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिस्गाइज, एजुकेटेड के बारे में सारा आपको यहाँ पे बताया है टेबुलर फॉर्म में, फॉर रिविजन मैंने डाल दिया है। लास्ट में आपको ये कुछ ब्लू बॉक्सेस दिए हुए थे स्टोरी ऑफ अ विलेज के, एक बार ये देख लेते हैं फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देयर वाज अ विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। हर फैमिली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है अपनी मेंबर्स की नीड को पूरा करने के लिए। हर फैमिली, कोई कपड़े बना रहा है, कोई पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। One of the family decided to send one of its son to an agriculture college. एक फैमिली डिसाइड करती है मैं अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजूंगा। उसको एडमिशन मिल जाता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में। कुछ टाइम बाद वो क्वालिफाइड होके एग्रो इंजीनियर बन के वापस आता है विलेज में। वो इतना क्रिएटिव होता है कि वो कुछ मशीन्स डिजाइन करता है जिससे गेहूं, वीट की खेती काफी बढ़ जाती है। तो एक न्यू जॉब ओरिजिनेट हुई यहाँ पे एग्रो इंजीनियर की, और विलेज में काफी सारे बच्चे इससे इंस्पायर होके काम करने लगे। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियरबाई। अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था वो साथ वाले विलेज में बेच आते थे, इससे उनको पैसा होता था, प्रॉफिट आता था। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू।
तो उनने पंचायत से कहा कि एक स्कूल हमारे विलेज में ही खुलवा दो ताकि हम सब अपने बच्चों को भेज सके। पंचायत ने गवर्नमेंट के सहयोग से एक स्कूल ओपन कर लिया और बच्चे वहां पे स्कूल जाना शुरू हुए। जब वो स्कूल खुला तो वहां पे टीचर्स की जॉब आई, वहां पे टीचर्स जॉब पे लगे। सिमिलरली एक परिवार ने अपनी बेटी को टेलरिंग सिखाई, उसने पूरे गांव की कपड़े सिलने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक टीचर, एक टेलर, एक एग्रो इंजीनियर ने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यही यहाँ पे एक इसके स्टडी से समझाया गया है। That's it for the complete chapter. We are done. We have completed our people as a resource. Now we will do some MCQs. आप लोग कुछ MCQs के आंसर्स करेंगे मुझे, फिर हम लोग कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे देखेंगे और फिर हम इसका होमवर्क क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला सवाल है, Which of the following is an example of economic activity? इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? एक माँ जो अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही है, एक स्टूडेंट जो घर पे पढ़ रहा है, या एक पर्सन जो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कि मम्मी अगर खाना बना रही है उनको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक टीचर जब स्कूल जाएगी तो उसको पैसे मिलेंगे। एक बच्चा जब घर पे पढ़ाई करेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और एक पर्सन मॉर्निंग एक्सरसाइज करेगा तो भी उसको पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल बनने में इसमें से क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? खाना और घर, स्टेटस और पॉपुलैरिटी, पैसा और पावर, एजुकेशन और हेल्थ। तो हमने पूरा चैप्टर लगा दिया बच्चों ये पढ़ने में कि एजुकेशन और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर? इनमें से टर्शरी सेक्टर का पार्ट क्या है? अगर आप माइनिंग देखो ये प्राइमरी में आता है, अगर आप टीचिंग देखो ये टर्शरी में आता है, अगर आप फार्मिंग देखो ये भी प्राइमरी में आता है, और डेयरी देखो ये भी प्राइमरी में आता है। टीचिंग इज इन टर्शरी सेक्टर क्योंकि ये सर्विस है। नेक्स्ट इज, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? मैंने अभी अभी बताया था बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। नेक्स्ट इज, कौन सी एज ग्रुप को हम वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं? 0 से 6 साल, 60 प्लस, 15 to 59, या ये सभी की सारी के सारे लोग? 15 to 59 इज अ वर्किंग एज ग्रुप। नेक्स्ट इज, असर्शन रीजन है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक फीचर है अर्बन एरियाज का, यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में होती है। सिटीज में मोस्टली पीपल एक ही जॉब में, मतलब इन सिटीज मोर पीपल वर्क ऑन वन जॉब दैन रिक्वायर्ड, ज्यादा मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, ये हमने देखा है। तो आप बताइए, क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन की है? नहीं, रूरल की है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अक्सर अर्बन एरियाज में लोग अपने जॉब के बाद, 9 to 5 जॉब के बाद कोई ना कोई पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। Okay, now we will be doing some competency based question. Let me just tell you what are competency based question if you are watching my lecture for the very first time. Firstly, do subscribe, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। Secondly, ये PPT आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे और हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे, जिसका लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, आपको ये सारे क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी करने की नहीं पड़ेगी, इस एक PPT में सब कुछ है। आई एम टेलिंग यू अगेन, सब कुछ है। ईच एंड एवरीथिंग इज इन दिस PPT ओनली। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ आपको सिनेरियो दे दिया होता है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सिंपल है, बस एक कहानी की, पहले कहानी की शुरुआत कर देंगे और फिर आपसे सवाल इससे ही पूछेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से या एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, रानी और उसका भाई रमेश दोनों के दोनों सेम एज के हैं और रानी स्कूल जाती है रेगुलरली, अच्छा पढ़ती है, वहीं रमेश जो है वो स्कूल नहीं जाता और वो फील्ड पे अपने पापा की हेल्प करता है। आप बताइए उनका फ्यूचर डिफरेंट कैसे होगा? यहाँ पे आपको रोल ऑफ एजुकेशन बताना है। आप देख सकते हो रानी एजुकेशन ले रही है और रमेश एजुकेशन नहीं ले रहा है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे कि रानी विल हैव अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम ड्यू टू हर एजुकेशन। रमेश हो सकता है वो लो पेइंग और अनस्किल्ड लेबर की तरह ही काम करता रह जाए। रानी's human capital is being developed while Ramesh potential is underutilized. रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, आप बताइए वो क्या स्टेप ले अपने आप को बेटर करने के? वो क्या करे? बेसिक स्कूल कंप्लीट करे, वो क्या करे? हायर एजुकेशन, कहानी थी उसके बेसिस पे पूछा, हायर एजुकेशन जाए, अपनी कोडिंग और सॉफ्टवेयर स्किल्स को बेटर करे, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहे और हेल्थ पे भी ध्यान दे और अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दे। फिर आ जाता है आपका, सुनीता काम करती है एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह 5 घरों में, बट उसकी फैमिली अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है। उसकी बेटी मीना स्कूल जाती है। कैसे मीना एक ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल है, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मीना स्कूल जा रही है, मीना इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन,
जो उसको बाद में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज में हेल्प, अपनी माँ की तरह घरों में काम नहीं कर, इसीलिए वो पढ़ रही है, इसीलिए वो काम कर रही है। हम बच्चों को, आप बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी है, वी आर वर्किंग, we are having better facilities, still we are sitting at the comfort of our, घर पे इंटरनेट लगा हुआ and you are learning, but there are many kids, many houses, many families which are unable to provide basic things to their kids. So they thank you God for everything they have given you, and please value, please respect education and the facilities you all have. Unlike her mother, वो नहीं चाहती, वो एक स्किल जॉब करना चाहती है बल्कि, और ये अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम कर रही है। तो बेसिक क्वेश्चंस, गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, वो क्या स्टेप ले, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए वो क्या स्टेप ले? रूरल एरियाज में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लेके आए, वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू करे, छोटा मोटा लोन दे जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, और साफ सफाई रखे ताकि लोग हेल्दी रहे। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ बहुत अच्छे थे, जो अच्छे थे मैंने कंसीडर किए, जो नहीं अच्छे थे वो मैंने स्किप कर दिया। जो भी अच्छे थे मैंने कंसीडर किया है, और जो भी अच्छे नहीं थे मैंने वो स्किप कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आगे। हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स? तो सबसे पहले ही स्लाइड पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पीपल एज अ रिसोर्स की। जब एक इंसान में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो बन जाता है रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, वो एसेट कहलाता है। तो बस हम डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैसे बाकी रिसोर्सेज से अलग है? ह्यूमन रिसोर्सेज लैंड, फिजिकल वगैरह से इसलिए अलग है क्योंकि ये उनको बल्कि कैपेबल बनाती है काम करने के लिए। देन रोल ऑफ एजुकेशन का पॉइंट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड पर्सन लाइबिलिटी नहीं बल्कि असेट रहेगा। एजुकेशन इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगी, ये लोगों की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने में हेल्प करेगी। एक एजुकेटेड पर्सन इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा। रोल ऑफ हेल्थ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इंसान अच्छा होगा तो अपनी इम्यूनिटी उसकी बेटर होगी, तो वो बीमारी से लड़ पाएगा, वो बेटर प्रोडक्टिव हो पाएगा, वो अपनी हेल्थ केयर के साथ कंट्री को डेवलप बना पाएगा। हेल्थ भी आ गया, वर्किंग लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस आ गया। विमेन को लो पेड वर्क में क्यों रखा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि विमेन आर लेस एफिशिएंट, माना जाता है विमेन आर वीकर, माना जाता है दे आर एम्प्लॉयड इन सेक्टर्स जहाँ पे उनको प्रॉपर मेटर्निटी लीव्स प्रोवाइड नहीं होती, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं होते, जिस वजह से उनको जॉब छोड़नी। स्किल भी एक रीजन है, विमेन में स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, बचपन से ही माँ बाप लड़कियों में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, डिसगाइज और सीनियर में डिफरेंस, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे वो बताया हुआ है कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा होती है, देन अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी में। वो वाला टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। कुछ ऐसे मेजर्स बताइए जिससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। यस, तो हमारे देश की एजुकेशन को करियर ओरिएंटेड बनाना चाहिए, ना कि थियोरी ओरिएंटेड। हर एक इंडिविजुअल को सब्जेक्ट्स उसके मतलब से चूज करने देने चाहिए। अगर आपको साइंस लेनी है, इंजीनियर बनना है, वाई यू आर स्टडिंग एसएसटी राइट नाउ, राइट? पता नहीं क्यों नहीं चेंज करते ये करिकुलम। नए सब्जेक्ट्स को ऐसे इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे बच्चा प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस करे। आशु सर जो साइंस पढ़ाते हैं साइंस एंड फन पे, ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, he was the first one to start practical education on youth in 9th 10th class specially. He was the first one. उसके बाद बहुत आ गए गाने वाले, बहुत आ गए। In the very first year he made a record of teaching maximum students in class 10. But we never believed in marketing. हमने वो नहीं करी। हमने सोचा बहुत शरीफ जमाना अभी भी चल रहा है, हम लोग शराफत से बस पढ़ाते चले जाते हैं, बच्चा नोटिस करता ही करता है। और ऐसा हम कमेंट से पढ़ते भी हैं, वो हम देखते भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते जब मार्केटिंग क्या होती है। वो बच्चे हैं, वो बचपन है, तो हम लोग उस चीज में रह जाते हैं। बस हम लोग पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाते मार्केट में, हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं बस। और यही चीज है कि भैया ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा याद रखे, चाहे वो 100 हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो 10 लाख। ऐसे पढ़ाना चाहिए स्कूल लेवल पे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ओपन करनी चाहिए जिससे बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ले और प्रैक्टिकल ही सीखे। बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है।
ये लेक्चर देखने के बाद आपको टेलीग्राम पे इसका असाइनमेंट भी आएगा जो आपको सॉल्व करना हो। यस, अगर आप पेड बैच नहीं ले सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ आएगा। बस पेड बैच में हम लोग लाइव लेते हैं हर क्लास, बहुत कंसिस्टेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक इस सेशन में यूट्यूब पे मैं पालमपुर, मैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, मैं पीपल एज अ रिसोर्स करा चुकी हूँ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने बोला था वही वाला करना है जो मैंने पहले कराया हुआ है। 4 चैप्टर कह लो। वहीं मेरे ऑफलाइन में 7 चैप्टर्स होने वाले। तो ये डिफरेंस, यहाँ एक शॉर्ट में आ रहा है, वहां पे हम लोग क्लासेस में बेटर एग्जाम्पल्स, टेस्ट, असाइनमेंट्स करते हुए चलते हैं। ये फर्क है बस, और ज्यादा नहीं। तो असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। अब गेट रेडी विद मी नहीं बनाने वाली हूं मैं। गेट रेडी टू आंसर सम होमवर्क क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं कमेंट्स में, लेकिन लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में। तभी उसका स्क्रीनशॉट मैं ले पाऊंगी ना अगली क्लास के लिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? इज इट गुजरात, इज इट केरला, इज इट बिहार, इज इट तमिलनाडु? कौन से स्टेट पे है? अगला है असर्शन रीजन, एजुकेटेड पीपल आर एन असेट टू द इकोनॉमी, दे कंट्रीब्यूट इन नेशनल बिल्डिंग थ्रू देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो आपको बताना है क्या ये दोनों बातें सही हैं, और अगर सही है तो क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दोनों के दोनों होमवर्क क्वेश्चंस थे। नाउ अब आपका होमवर्क क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। कमेंट में बताना है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया या किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। कैसी लगा आपको कंटेंट और कैसा लगा मेरा पढ़ाना, ये भी जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है, इन छुट्टियों का मैक्सिमम अच्छे से यूज करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योर हॉलीडेज, बट पढ़ते हुए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।